अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ आदरणीय अजित जी भाई साहब को, वो आए और उद्बोधन स्वरूप हमारे लिए कुछ शब्द कहें, आशीष वचन कहें। यह प्रार्थना हमारी है, हम निज स्वरूप पाए पाए दशा तुम्हारी। महावीर भगवान की जय। अभी मैंने सब बच्चों के उद्बोधन जो जा रहे हैं उनका सुना, एक से एक अलग अलग अपने एक्सपीरियंस हैं, पर बहुत सबसे बढ़िया लगा कि भाई अभी जो राहुल जी बोल रहे थे, आई थिंक 6 उसमें गए 96 बाद में अभी फर्स्ट नंबर पर आए, तो बहुत ही प्रेरणादायक ये इनकी कहानी है, बहुत ही प्रेरणादायक, थोड़ी बहुत ही प्रेरणादायक। और ये प्रत्येक जीव में है, और जीव चाहे तो जैसे अपनी योग्यता का विश्वास होना चाहिए कि मेरी में योग्यता है, चाहे मैं किसी उस क्षेत्र में जाऊं, मैं जिस क्षेत्र में जाऊं उस क्षेत्र में अपना प्रभाव अपनी योग्यता से अपना सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं, ऐसा विश्वास होना चाहिए। जब तक इसमें विश्वास देखा कि नकल पार करके ऐसे भी जैसे भी पास होके चलता, परंतु आगे लक्ष्य उसका थोड़ा गंभीर रहा, आगे उसका रिजल्ट अच्छा निकला, तो इनसे धैर्य रखा। अगर धैर्य नहीं रखा तो कहाँ जाते। ये अपनी योग्यता का विश्वास प्रत्येक जीव को रखना चाहिए, उसी से पार हो सकती है नैया। मेरे में पूरी शक्ति भरी पड़ी है, ऐसा नहीं है कि मेरे में कोई आनी है कहीं से। गुरु जी ने आपको सिखाएंगे, वो तो उनका काम है। 10 बच्चे होते हैं, वो तो सबको एक साथ सिखाते हैं, परंतु अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हर जीव अपने को जैसा जैसा अपना योगों को लगाएगा, अपनी योग्यता का विश्वास रखेगा, वैसा ही वैसा बढ़ेगा। इनमें तो किसी तरह की, अब ये प्रेमचंद जी भाई ने पौधा लगाया है, तो ये इसलिए लगाया है कि आप अपनी योग्यता को पहचानो, आप भटको मत। भटकने से कहाँ जाएगा, भटकोगे तो किसी वो नाव के 2 है ना, उस तरह से बीच में ही कहीं मझधार में गिर जाएगा। परंतु नहीं, अपनी योग्यता का विश्वास रखें और अपनी योग्यता के साथ साथ ही अपने जो आपके धर्म संस्कार, अपने संस्कार कहाँ से पैदा हुआ, अपने घर से हुए हैं। अपने घर संस्कार जब तक अपने घर से पैदा ना हो तो आप तक यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। माता पिता भाई बहन और गुरुजन जो भी उस टाइम में रहे होंगे, जहाँ आपने पाठशाला सीखी होगी, उन्हीं का संस्कार आज यहाँ पे लेके आया है आपको, और ये आप आगे तक ले जाएं, ऐसी मेरी भावना है कि आप ये नहीं भूल जाएं कि यहाँ से पढ़ के मैं इस क्षेत्र को भूल जाऊँ। आप सदा इसको याद रखेंगे, जो ये पौधा से आपने लिया है उसको यहाँ पर जो आपने लिया है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ दें जरूर। आप साल में 1 दफ़ा आएँ, जो अनुज बच्चे हैं उनको अपना एक्सपीरियंस सिखाएं, अपने आगे की लाइफ का एक्सपीरियंस बताएं कि हमने ये किया, आप भी इस रास्ते पे आओ। तो कोई ना कोई आपने एक ऐसा, और जो बच्चे जो है ना इस तरह से आएंगे तो वो अपना तो ख्याल करेंगे, अपने संस्था से जहाँ से निकले उस संस्था का भी नाम रोशन करेंगे। तो कहीं भी उसमें हो, और कभी भी एक मेरी छोटी सी एक बात मैं कई दफ़ा कहता हूँ, या द्रोणगिरी में भी कही थी मैंने। आज हम बच्चे जो हैं पढ़ जाते हैं, शास्त्रीय डिग्री कर जाते हैं, जिनवानी की गद्दी पे बैठते हैं, परंतु जिनवानी की गद्दी बैठने ये नहीं समझ ले कि हम विद्वान हैं, हम किसी के सामने नतमस्तक ना हो, या हमारे जो माता पिता हैं तो आपको अपने बड़ा मानते हैं ना, उनको भी नमस्कार। तो अपने जितने भी बुजुर्ग हैं अपने उनका सम्मान सीखें, ये ना के सम्मान ना सीखें, उनका अनादर ना करें। कोई रास्ते में मिले तो आप गद्दी पे बैठे हैं, गद्दी तो आप वहाँ पर विद्वान हैं, परंतु गद्दी से बाहर विद्वान नहीं है। आप लौकिक व्यवहार भी रखें। मैं बहुत कुछ कभी दफ़ा सोचता हूँ, मैंने बहुत बार देखा ऐसा कि हम पढ़ते जाते हैं पर बाद में ऐसा वो आ जाता, अभिमान से आ जाता है, ऐसा आता है मैं तो विद्वान हूँ, मैं वो मेरे सामने, अरे भैया तुम्हारे बुजुर्ग में 80 साल का है 70 साल का है, तो उसका सम्मान करना आपका फर्ज है, उसका नहीं है। तो वो जरा ख्याल रखें अपनी नैतिक शिक्षा का, अपनी जो शुरू से सीखा है माँ बाप ने सिखाया होगा जरूर, उसको अपने ध्यान में रखते हुए उसको अपना लक्ष्य प्राप्त करें, यही भावना है। जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं आदरणीय अजित जी भाई साहब को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा, जिन्होंने हमारे लिए प्रेरणा स्रोत शब्द कहे। इसी क्रम में मैं आगे आवाज़ दे रहा हूँ जिस वक्ता के लिए उनके वक्तव्य के रूप में मैं उनके रूप में 4 पंक्तियाँ कहूँगा। सर्वप्रथम मैं, मुँह से तो मौनी बाबा होले होले बतलाते हैं, मुँह से तो मौनी बाबा होले होले बतलाते हैं, पर्सनालिटी से तो अच्छे हैं लेकिन गंभीरता दर्शाते हैं। निलय जी के गांव से हैं जो ऐसे बरायठा नवासी सचिन जी कहलाते हैं, बरायठा नवासी सचिन जी कहलाते हैं। सभी लोग एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे भाई सचिन जी का। भैया पूज्य पिताजी एवं माता जी,
आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब, समस्त गुरुजन एवं मेरे अग्रज भ्राता सहपाठीगण और अनुज भ्रातागण को सादर शुद्धात्म वंदन। आज विदाई के अवसर पर मुझे 5 साल के अनुभव व्यक्त करना है। एक मानो तो एक असंभव कार्य को संभव करना है। मैंने 1 जुलाई वर्ष 2015 को महाविद्यालय में प्रवेश लिया था। मैं यहाँ आने से पहले मेरी ज़िंदगी इतनी अस्त व्यस्त थी कि मैं कभी मंदिर जाऊं, जैसे दशहरा या दिवाली, ऐसे मंदिर जाता था। मतलब जब मेरी मम्मी है वो मुझे बहुत डांटती थी, बोलती थी अगर तू मंदिर नहीं जाएगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगा। जब वो 8-10 बार बोल देती थी तब मैं समझता था मेरे पास अब कोई चारा नहीं रह गया, अब मुझे मंदिर जाना चाहिए। तो फिर भी मैं मंदिर के सामने से तो गुजर जाता था लेकिन मंदिर नहीं जाता था। मम्मी बोलती थी कि देख के आना कि मंदिर में कौन मिला। तो मैं मंदिर में बाहर बैठ जाता था और देख लेता कि कौन मंदिर जा रहा है और आके घर पे बता देता कि ये मंदिर जा रहा है। और फिर ये तो मेरे घर के हालात थे, लेकिन जब मैं घर से यहाँ पर आया तो मतलब कि मंदिर जाने के परिणाम स्वतः ही बनते हैं और किसी को इसमें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैंने यहाँ पर आकर सुखी होने का उपाय सीखा। उसके पीछे एक कारण यह भी है कि जो व्यक्ति दुखी होता है वो उस समय 5 पापों को करता है और मुझे उन 5 पापों से बचना है, इसलिए मुझे सुखी होना है। और मैंने जो यहाँ पे मैं खड़ा होके बोल पा रहा हूँ, मैंने ये सीखा। और मैंने सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन उन सबको बता नहीं सकता। और यहाँ पर जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय आता है जो 5 साल में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें से अगर मुझे सबसे अच्छा कोई सब्जेक्ट लगा है, ग्रंथ लगा है, तो वो है समय साल जी, जिसमें बताया गया है कि तुम भी भगवान आत्मा हो, त्रिकाली ध्रुव गायक हो। तुम में भी मतलब उसमें बताया गया है कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। जो अरहंत देव है, सिद्ध परमात्मा हैं, उनके समान तुम्हारा भी स्वरूप है। ऐसे ही वैसे पर्याय की अशुद्धता है, इसलिए मुझे समय सार सबसे अच्छा लगा। और अब भविष्य की योजना, लोग पूछते हैं कि तुम आगे क्या करोगे, क्या बनना चाहोगे, तुम्हारा गोल क्या है। तो मैं भविष्य में वो कार्य कभी नहीं करना चाहता जिससे मैं जिन मंदिर से और खुद से दूर हो जाऊं। मैं तो भविष्य में वो कार्य करना चाहता हूं जिससे जिन मंदिर के और खुद के पास रहूं। और अब आगे अनुजों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी कार्य करें तो उस कार्य को 100 बार करना, लेकिन उस कार्य को ऐसे करना कि उस कार्य में परफेक्ट हो जाओ। ब्रूस ली, इस नाम से आप लोग परिचित होंगे। ब्रूस ली कहता था कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जो हजारों कार्य करता है, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जो एक कार्य को 1000 बार करता है। और मैं अनुजों से कहना चाहूँगा कि वो आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब भी एक बात बोलते थे
वही कहना चाहूँगा कि अपने चेहरे की मुस्कुराहट और अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलना। और ज़िंदगी रुलाती है मगर रोने का नहीं। अब अंत में मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। तो सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैं यहाँ पर आया। और उसके बाद मैं आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके इतने निर्मल परिणाम बने और उनने इस महाविद्यालय को खोला और उसमें हमें प्रवेश दिया। और अगर मैं तो कहता हूँ पंचम काल में अगर कहीं पर मुनिराज नहीं दिख रहे हैं तो आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब को देख लेना। और उसके बाद मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब का, जिन्होंने कदम कदम पर चलना सिखाया कदम कदम पर चलना सिखाया और लौकिक तथा अलौकिक बातों का भी ज्ञान कराया। इस ऐसे धर्मेंद्र जी भाई साहब का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और इसके बाद मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय चलचित जी भाई साहब का, क्योंकि मैं 4 सालों में मेरे अंदर जो बदलाव नहीं आया वो फाइनल ईयर में आके जब मुझे चलचित जी का सानिध्य मिला तो उसके बाद मुझ में जो बदलाव आया वो आप लोग देख सकते हैं। उनके मतलब जितनी भी प्रेरणाएं ली हैं तो मैंने ज़्यादातर चलचित जी भाई साहब के जीवन से ली हैं। अगर किसी से पूछो कि तुम्हारा हीरो कौन है, पूछते हैं ना कि तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है, तो वो बोलेंगे टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, लेकिन मैं बोलूँगा आदरणीय चलचित जी भाई साहब। और अब मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय निलय जी भाई साहब का और आदरणीय नीतेश जी भाई साहब का, गोमटेश जी भाई साहब का और पीयूष जी भाई साहब का और अभिनय जी भाई साहब का, और उसके बाद समस्त बड़े भाइयों का जिनने मुझे कोई ना कोई प्रेरणा दी और शिक्षा दी है। और अब मैं आश्वासन देता हूँ कि अगर संस्था को कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं सदा ही उसके जो भी ज़रूरत होगी उसको पूरा करने में तत्पर रहूँगा। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम। हेलो। इसी क्रम में मैं अगले वक्तव्य के रूप में जिन्हें आवाज़ देने जा रहा हूँ उनके बारे में सर्वप्रथम मैं 4 पंक्तियाँ कहूँगा कि भाई हमारे सबसे प्यारे हॉस्टल की ये शान है, भाई हमारे सबसे प्यारे हॉस्टल की ये शान है, बुलंद हौसला चेहरे पर जिनकी मुस्कान है, अपनी जिम्मेदारी सदा निभाते, अपनी जिम्मेदारी सदा निभाते, बड़ा मलेहरा निवासी सम्यक जी कहलाते, बड़ा मलेहरा निवासी सम्यक जी कहलाते। एक बार सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे भाई सम्यक जी को। देवशास्त्र को नमन करते हुए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मंच एवं सभा में उपस्थित समस्त श्रोतागण, आभार प्रदर्शन के क्रम में इसके पूर्व में मैं हमारे पूज्य माता पिताजी को नमन करते हुए श्रद्धे 5 वर्ष के अनुभव की बात है। अनुभव क्या कहूँ, मैं हमारे साथ पढ़ने वाले भाइयों को छोड़कर जा रहा हूँ। बात वर्ष 2015 की इस महाविद्यालय के प्रवेश के पहले की बात है कि जब मैंने 10वीं पास की, वो भी 10वीं पास नहीं की थी, मेरी सप्लीमेंट्री आई थी कि मेरठ में शिविर लगा हुआ था। ऐसे हमारे अभिषेक जी जो हमारे मामा जी हैं जिन्होंने जयपुर से शास्त्री की, आज भोपाल में मीडिया में हैं, हमारे शुभम भैया जो आज देश विदेश में विख्यात प्राप्त हैं, आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब से बहुत ही चर्चित और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं। अब मैं बात करूं ऐसे हमारे मैंग जी जो वंडा के निवासी और अखिलेश जी बड़ा मलेहरा, जिन्हों की प्रेरणा से मैं इधर आया। उन्होंने मेरठ शिविर पहुंचाया, रिजल्ट तो आया नहीं था, 10वीं क्लास का चला गया, बहुत मस्ती मजाक की, पढ़ाई तो की नहीं, वो क्लासों में नहीं गया।
माता पिता को क्या पता कि बच्चे ने मेरठ में क्या किया, वो तो मुझे ही पता है। मैंने वहाँ बहुत मस्ती मजाक की। अब जब रिजल्ट की बारी आई 18 दिन के शिविर के बाद, तो पिताश्री का फ़ोन आया कि क्यों क्या हुआ। तो मैंने कहा वो भी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आ गया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ाई तो की नहीं थी, क्लास में नहीं गया था। जब मैं मेरठ से इधर आया, रिजल्ट भी आ गया, सप्लीमेंट्री भी आ गई। चलो पहले तो ऐसा था कि हो जाता, कहीं जयपुर हो जाता, कोटा हो जाता, बांसवाड़ा हो जाता, कहीं भी हो जाता और चले जाते। लेकिन अब सप्लीमेंट्री आ गई तो अब तो और मेरा जो हौसला था वो कम हो गया कि अब तो वास्तव में अब नहीं मेरा कहीं होना है। जब 18 दिन के बाद मैं घर पे आया तो दोस्तों ने पूछा कि कहाँ गए थे। मैंने कहा सिविल लगा हुआ था, वहाँ गया था मेरठ में। बोले क्या का सिविल लगा था? मैंने कि संस्कृत से पढ़ाई करनी है और जयपुर स्मारक जाना है या कोटा आना है। तो बोलती है तुम जयपुर जाओगे और कोटा जाओगे तो संस्कृत से क्या कर लोगे, बढ़िया घर पे रहो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना, डॉक्टर की पढ़ाई करना। मैंने कहा नहीं, वो मेरी बस की बात नहीं है। फिर जब भैया लोगों की बात, मेरी भी इच्छा नहीं हुई कि मैं यहाँ पे आऊँ। इच्छा इसलिए नहीं हुई कि अब तो मेरी सप्लीमेंट्री भी आ गई थी, अब मुझे भी लग रहा था कि मैं पास हो पाऊँ या ना हो पाऊँ। जब मैंने थोड़ी पढ़ाई की और मैं सप्लीमेंट्री में पास हो गया, जब मैं भैया के साथ जिसने मेरा हर पल पर साथ दिया, सिमर शुभम भैया, उनके साथ में जयपुर गया। जयपुर में रुका, अच्छा नहीं लगा, वैसे एडमिशन नहीं हुआ, सोचा हो जाए। तब भैया कहने लगे एक काम करो, जयपुर कोटा चलते हैं। जब यहाँ पर महंग भैया पढ़ते थे, मैं कोटा आया, धर्मेंद्र जी ने कहा कि 1-2 दिन रुको, बताते हैं। मैं 1-2 दिन रुका और यहाँ पर भी मैंने 1-2 दिन में बहुत उद्यम कर डाला। तब भी धर्मेंद्र जी भाई साहब ने कहा कि शुभम तुम्हारा भाई को थोड़ा मुश्किल लगता है संभालना, देखो हो सकता है तो मैं बता दूंगा। शाम का समय था, भैया को जाना था और धर्मेंद्र जी भाई साहब ने कह दिया कि ठीक है अब तुम्हारे भैया को हम रख लेते हैं, लेकिन हाँ एक शर्त पे उसको पढ़ाई करना ज़रूरी है। मैंने कहा ठीक है। यह मन तो लगता नहीं था, महंग जी थे जिन्होंने हमें बस संभाला। और यहाँ पर आने के बाद मेरा सर्वप्रथम मैंने प्रश्न सुना तो धर्मेंद्र जी भाई साहब का। उन्होंने एक बात कही, वो आज भी कानों में घुसती है कि सम्यक तुम बहुत सही जगह पर आ चुके हो। मुझे तो नहीं पता था सही जगह है कि गलत जगह है, बस मैं तो महाविद्यालय में आ गया और मेरा सपना पूरा साकार हो गया। वर्ष 2015 इस महाविद्यालय में मेरा पढ़ना एक मेरा नए जीवन का, एक मेरे भविष्य का मोड़ था। जब मैंने इस महाविद्यालय में पढ़ा तो बहुत कुछ सीखा। और बात कहूँ तो मैंने अपने लौकिक अनुभव से व्यवहारिकता के संबंध से अनुभव की बात करूं तो वास्तव में पहले रहकर मम्मी पापा के साथ रहता था, बाहर में दोस्तों के साथ रहता, जो खाना वो खाना, जमी कन चीज़ों का खाना, ठेलों पर जा कर के फुल्की आदि खाना। लेकिन जब यहाँ पर आया और दीपावली के बाद मैं घर पे गया तो शाम का समय था, इंदौर से लौटा था। पापा ने कहा कि आज क्या बना लीजिए, मम्मी से बोलो कि अच्छी अपने मन की डिश बनवाना। तो मैंने, पापा बोले कि तुमने तो अब सब कुछ छोड़ दिया होगा। तो मैंने कहा भी हाँ मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आप समझ सकते हो कि मैंने पापा को न फ़ोन पे बताया कि मैंने कुछ छोड़ा, न माँ बाप को बताया, न घर वालों को बताया कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। एक पापा को गर्व होने लगा कि एक बेटा जो एक धर्म संस्थान में पढ़ रहा है तो उसने वास्तव में सब कुछ छोड़ दिया है। यही मेरे लिए गर्व की बात थी। उस समय मेरे लिए खुशी हुई कि एक पापा को एक इस बात की खुशी है कि उसके बेटे ने एक सच्चा मार्ग अपना लिया है, कि उसने सब कुछ छोड़ दिया। फिर उसके बाद अगर मैं धार्मिक अनुभव से बात करूं तो यहाँ पर आकर के उसके पहले हमारी बड़ी मम्मी जो मुझे पाठशाला पढ़ाती थी, वो थोड़ी बहुत स्तुति आती थी, भक्तम आदि, और कुछ नहीं आता था, उनका अर्थ भी नहीं आता था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो जाना कि अनुग क्या कहलाते हैं, स्तुति क्या कहलाती है, इनका क्या अर्थ होता है। जब मैंने इसको समझा तब मुझे लगा कि वास्तव में मैं एक सच्चे मार्ग पर आया। मुझे अपने जीवन का सबसे अच्छा विषय लगा मोक्षमार्ग प्रकाशक। पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में व्यक्ति की अन्य मतों का खंडन किया कि वास्तव में व्यक्ति की मान्यता क्या क्या है
उन मान्यता को खंडन करते हुए उन्होंने अपने मन की बात में देवशास्त्र गुरु का दृढ़ सिद्धांत करना। और हमारा दूसरा विषय रहा वह क्रमबद्ध पर्याय, कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई क्या करें, कि कहते हैं कि भाई पुरुषार्थ करो, तो कौन सा पुरुषार्थ करो? खाने पीने का पुरुषार्थ करो, किसका पुरुषार्थ करो? किसी का पुरुषार्थ मत करो, मात्र में अपने जानने देखना का पुरुषार्थ करो, भाई एक पुरुषार्थ है। अब कृतज्ञता आभार करना चाहता हूँ आदरणीय प्रेम जी भाई साहब का। वैसे तो भाई साहब ने बोल दिया है कि सबका आभार प्रदर्शन हम लोगों ने कर दिया है, लेकिन क्या कहूँ, जिन्होंने हमारे लिए 5 साल इस संस्था में रहने का अवसर दिया, इतना बड़ा महाविद्यालय खोला, और हम सभी जैसे बोले तो तुच्छ जी, मतलब बिना मतलब उसके व्यवहार के आए हुए थे, बिना कुछ अनजान से मतलब कहीं आ गए हों, कि हम लोगों को प्रवेश दिया। प्रेम जी भाई साहब से हमने बहुत कुछ सीखा। उनका आचरण, शाम के 5 बजे के बाद कोई भी आहार नहीं, 4 प्रकार के आहार का त्याग, नियमित स्वाध्याय पूजन करना, और उनकी चर्या वास्तव में मुनि जैसी है कि जिन्होंने 10-20 साल तो हो गए होंगे भाई साहब आपके दूध का त्याग, 10-20 साल तो हो गए भाई साहब ने अभी तक दूध नहीं पिया, 10-20 साल से दूध का त्याग कर दिया भाई साहब ने। और अब मैं जो हमारे गुरु रहे, हमारे प्राचार्य आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब, धर्मेंद्र जी भाई साहब एवं हमारे समस्त गुरुओं का हम पर बहुत बहुत आभार रहा। और अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि इस संस्था को हमारी कोई भी ज़रूरत हो, कहीं भी किसी भी प्रकार से, तो मन व तन धन से मैं संस्था के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। और अनुजों के लिए एक प्रेरणा देना चाहता हूँ। इंग्लिश में बोलते हैं प्लान योर शेड्यूल अचीव योर गोल। प्लान मतलब शेड्यूल, तुम्हारी दिनचर्या है, उसके मुताबिक तुम काम करोगे तो वास्तव में अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वक्तव्य के लिए मैं जिन्हें आवाज़ देने जा रहा हूँ उनके बारे में 4 पंक्तियाँ कहूँगा। सर्वप्रथम में, बहुचर्चित है प्रतिभा जिनकी, बहुचर्चित है प्रतिभा जिनकी और ओजस्वी वाणी है। बहुचर्चित है प्रतिभा जिनकी और ओजस्वी वाणी है, नाम तार्किक विख्याता है, चंदेरी नगर निवासी। ऐसे भाई शशांक जी कहलाते हैं, भाई शशांक जी कहलाते हैं, वो आएँ और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। भाई शशांक जी। हेलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे माता पिता का कि उन्होंने मुझे स्वीकृति दी यहाँ पर आने की। मैं अपनी कहानी चालू करूँ तो पहले जब मैं 5th क्लास मैंने पास की तो मेरे पंख थोड़े ज़्यादा खुल गए थे, हरकतें थोड़ी बिगड़ने लगी थी मेरी। तो मम्मी पापा सब, पूरे घर के सब परेशान थे कि भैया इतना अगर बिगड़ रहा है तो आगे जाने क्या होगा इसका। तो उन्होंने कहा कि इसे हॉस्टल में डाल दो, तो जबरन उन्होंने डाल दिया मुझे खनिया थाना में, और मैं खनिया थाना चला गया। शुरुआत में मैं जब गया तो वहाँ पर प्रासुक जी जो यहाँ पर पहले फाइनल में थे और वहाँ पर 10th क्लास में थे, जब मैं 6th क्लास में गया था तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा वहाँ पर और बहुत सारी बातें सिखाई। तो फिर एक ही साल में ऐसा हो गया कि अब पापा कहने लगे कि बेटा अब तुम घर पे आ जाओ, अब बहुत हो गई पढ़ाई। मैंने कहा अब नहीं आ रहा पापा, मैं घर पे, अब बड़े भाई हैं उनसे काम करवाओ, मैं तो बाहर ही रहूँगा। और फिर वहाँ पे समत प्रकाश जी थे और एक सचिन भैया थे जो अभी मंगलायतन में है, उनने धर्म की बहुत सारी बातें सिखाई। फिर वहाँ से 10वीं पास की मैंने। अब जब 10वीं पास की तो फिर मैंने सोचा फिर बाहर पढ़ेंगे, हम घर पे जाएंगे तो फिर वही दुकान पे बैठना और सारी घर के काम काज करना। तो फिर मैंने कहा आप क्या करें, तो 3 संस्थाएं थी, धार्मिक संस्थाएं, और समत प्रकाश जी भाई साहब मतलब एक आदर्श थे मेरे। तो उन्होंने कहा था कि इन 3 के अलावा कहीं जाना ही नहीं है तुम्हें, या तो कोटा या बांसवाड़ा या जयपुर। तो अब तीनों संस्थाओं के मैंने फॉर्म भर दिए कि कहीं ना कहीं तो सिलेक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि मैं इतना होशियार समझता नहीं था अपने आप को। तो किस्मत से तीनों संस्थाओं में मेरा सिलेक्शन भी हो गया। अब फिर ऑप्शन ये था कि कहाँ पर जाना, तो जो हमारे प्रासुक जी टड़ा थे और शुद्धात्म जी, इनको मैं पहले से जानता था, तो ये कहने लगे तू तो आजा कोटा आजा, मैं देख लूँगा बाकी सब। और फिर हम इन पर श्रद्धान करके कोटा आ गए। लेकिन श्रद्धान इन पे किया था, फिर बाद में धर्मेंद्र भाई साहब पे श्रद्धान हो गया, प्रेमचंद जी भाई साहब पे श्रद्धान हो गया, और अटूट श्रद्धान हो गया। टूट श्रद्धान, अटूट श्रद्धान, क्योंकि हालांकि मना कर दिया है प्रेमचंद जी भाई साहब ने कि ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा।
मतलब मेरे जीवन में अगर सबसे ज़्यादा कोई मैं मतलब जिनको महान मानता हूँ, आदर्श मानता हूँ, और कभी भी इनके अलावा मुश्किल ही है कि कोई आदर्श मिल पाए, आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब। क्योंकि मैंने पिछली बार भी बोला था जब संचालन था मेरा, तब भी और अब भी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने हज़ारों ऐसे दान दातार देखे हैं। अभी मैं ज़्यादा जगह नहीं किया, गिने चुनी जगह मैंने पढ़ाने गया हूँगा, लेकिन वहाँ पर ऐसे कई लोग मिल जाते हैं जो बोलते हैं पंडित जी आप तो बोलो कहाँ पर दान देना है, हम दे देंगे, बस नाम होना चाहिए हमारा। लेकिन प्रेमचंद जी भाई साहब एक ऐसे मतलब दान दातार हैं जो खुल के दान देते हैं, कभी भी अपनी नाम की वांछा नहीं करते हैं, और खाली दान ही नहीं देते, जितना भी धार्मिक आचरण उनका है शायद ही मुश्किल ही है कोई ब्रह्मचारी भी पाल सके, इतना मतलब कठोर आचरण वो पालन करते हैं। और अब जब मैं यहाँ पर कोटा आ गया तो अब मैं सीख दे रहा हूँ कि मतलब मेरे जूनियरों को क्या सीख दूँ मैं। तो कनिष्ठ की बात है, जब मेरी गोष्ठी थी, पहली गोष्ठी थी, मैं खनिया धाना से पढ़ा था, धर्म मुझे बहुत आता था, बहुत इंटेलिजेंट था मैं धर्म में। तो मेरी गोष्ठी थी संसार दुख का मूल कारण, और प्रासुक जी वो क्या नाम शुद्धात्म जी का संचालन था। तो शुद्धात्म जी कह रहे पढ़ ले, मैंने कहा नहीं पढ़ रहा मैं, मुझे तो आता है, कर दूंगा मैं। एक सप्ताह हो गया, रविवार को मेरी गोष्ठी थी, किस्मत से उस सप्ताह गोष्ठी हुई नहीं, अगले सप्ताह पोस्टपोइंट हो गई। तो अगले सप्ताह मेरा नंबर आया, मैं गया बड़े आत्मविश्वास में सीना तान के कि बोल दूंगा, जो आएगा बोल दूंगा। पता चला 2 मिनट में गाड़ी फुस, कुछ नहीं बोल पाया मैं। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अति आत्मविश्वास मत करना अपने ऊपर, ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना जो, वो अपने अंदर आने मत देना। और धर्मेंद्र जी भाई साहब के जीवन का मतलब एक मूल सिद्धांत बता रहा हूँ मैं, अभी कॉलेज में बताई थी, उसमें भी बताया था मैंने महसूस किया है कि धर्मेंद्र जी भाई साहब का एक मूल सिद्धांत है कि अपने चेहरे की मुस्कुराहट और अपना कर्तव्य कभी मत खोना। अभी सचिन ने बोल दिया लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, क्योंकि भाई साहब की चेहरे की जो मुस्कान है ना, मतलब सोते भी हैं तो ऐसा लगता है कि हंस रहे हो सपने देख के कोई। और दूसरा कि मैंने कई बार देखा है, जैसे कई छात्र ऐसे होते हैं जो कनिष्ठ में आते हैं या फिर थोड़े मतलब असंस्कारित होते हैं, वो भाई साहब के साथ अभद्रता कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, लेकिन भाई साहब कभी भी परस्पर द्वेष भावना, उससे मतलब बदला लेना या फिर उससे मतलब बच्चों वाली हरकत नहीं करते। अपना कर्तव्य है कि उसको अच्छे से देख रेख करना, उसमें सुधार लाना, ये आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब का एक विशेष गुण है। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। उसके बाद मेरी आदत है, मैं बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता हूँ छोटी छोटी चीज़ों से। मतलब जैसे कोई देखा, अरे ये बहुत अच्छा हीरो है, इसी की तरह मुझे बनना है, ये करना है, वो करना है। तो जब संजय जी भाई साहब आए ना, तो उन्होंने एक चीज़ मतलब कंठस्थ करा दी थी कि कभी भी छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित नहीं होना। मतलब आज ये देख लिया तो ये कर लूँगा मैं, वो कर लूँगा। अपन की यही हालत है, अपन सपने भी देखते हैं तो अपन ये भी बन जाएंगे, वो भी बन जाएंगे, मतलब जाने कितने सपने। तो ज़्यादा सपने नहीं देखना, एक ही सपने देखना। और अब इस महाविद्यालय की खासियत के बारे में बताऊं मैं, तो जब मैं 11th क्लास में घर पे गया तो मुझे इतना पता था मैं आर्ट कर रहा हूं और संस्कृत से कर रहा हूं। तो मामा वगैरह आए थे घर पे, तो बोले कहाँ पढ़ रहे हो बेटा? मैंने कहा कोटा पढ़ रहा हूँ मैं। तो बोले अच्छा कोटा पढ़ रहे हो, कहाँ पे एलन में पढ़ते हो? मैंने कही नहीं। तो कहाँ पर IIT कर रहे हो? मैंने कहा नहीं। बंसल क्लास अटेंड कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो? मैंने कही नहीं। तो कहाँ पर पढ़ रहे हो? मैंने कही टिप्टा पढ़ रहा हूँ मैं। अब वो बोलने लगे कि चलो कोई नई कोचिंग हो गई, मैं निकल गया। लेकिन फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में आया और जब मैंने क्रमबद्ध पर्याय जैसा विषय पढ़ा, तब मुझे मतलब गर्व के साथ लगा कि मैं आगम शास्त्री कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आगम शास्त्री। और मैं एक गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर 5 साल रह गए एक आगम शास्त्री की, जिससे मुझे अपने जीवन जीने की कला यहाँ पर सीखने को मिली। और एक और अंत में शिक्षा दूंगा, अपन क्या है थोड़े समझदार वर्ग हो जाते हैं और अपन को लगता है कि अपन जगत का सुधार करें। ये अपन मतलब जितने भी जूनियर हैं ना, उन सब के लिए है कि अपन मतलब शास्त्री हैं, तो अपन को लगता है कि अपन में तो कुछ कमी है ही नहीं, सारी की सारी कमी किसमें है? दूसरों में है, और उसको दूर करने में अपन लगे रहते हैं। तो समय बहुत कम है, 2 पंक्तियाँ बोलूँगा, उसी में से शिक्षा ग्रहण कर लेना। अरे सुधारक जगत के, अरे सुधारक जगत के, चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार, पहले इसे सुधार। अभी हमने हमारे संस्था के सबसे अव्वल बड़े भाई, उनका अभी हमने उद्बोधन सुना। अब मैं इसी क्रम में आगे बुलाना चाहता हूँ विवेक जी को। उनके बारे में भी 4 पंक्तियाँ कहूँगा। रायचंद जी सा रूप है दिखता, रायचंद जी सा रूप है दिखता, श्रीमत जी की उपमा है, श्रीमत जी की उपमा है। गायन में रहते हैं आगे,
बंडा में इनका रहना है, बंडा में इनका रहना है। ऐसे हमारे बड़े भाई विवेक जी वो अपने अनुभव यहाँ पर प्रस्तुत करें। सम्मानीय मंच एवं सभा उपस्थित सभी श्रोताओं को सादर शुद्धात्म वंदन। आज विदाई समारोह, उसमें मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ पंक्तियों से स्टार्ट करूँगा। जो होनी थी वह बीत चुकी, जो होनी थी वह बीत चुकी, अब तो अनुभव की बारी है। जो कह ना सकूँगा आज यहाँ, जो कह ना सकूँगा आज यहाँ, इतने अनुभव की कहानी है। अनुभव तो व्यक्त नहीं होते, अनुभव तो अनुभव होते हैं। कुछ बात जो बीते वर्षों की, कुछ बात जो बीते वर्षों की, वो आज प्रकट मैं करता हूँ, वो आज प्रकट मैं करता हूँ। प्रस्तुत सर्वप्रथम मैं जब इस विद्यालय में आया था उसके पूर्व एडमिशन का शिविर का टाइम था। एक दिन 10वीं क्लास तो हो गई थी, पास हो गया। उसके बाद एक दिन मम्मी पापा के साथ बैठा था तो पापा ने क्वेश्चन किया कि बेटा आगे क्या करना है। मैं तो ऐसे ही बैठा था निसंदेह, कुछ पता ही नहीं था आगे क्या गोल है, मुझे क्या करना है। तो मैंने बोला पापा टाइम तो आने दो, फिर एडमिशन होने लगेगा कहीं तो देख लेंगे। तो मम्मी ने बीच में बोल दिया मुझसे कि अब तुम धर्म के क्षेत्र में लग ही गए हो, 5 साल तुमने सिद्धायतन द्रोणगिरी में बिता लिए हैं और तुम्हारी प्रवृत्ति भी धार्मिक होती जा रही है, तो क्यों ना तुम आगे भी धर्म की आगे पढ़ाई करो। तो बहुत बहुत आभार है मेरी मम्मी ने जो उस दिन ये बात कही। तभी से पापा ने पता किया कि धर्म की पढ़ाई के लिए आगे क्या कैसे करना है। तो केसी जैन माँ साहब, उनका भी बहुत आभार प्रकट करूँगा कि उन्होंने जब मैं 5वीं क्लास में था तो पाठशाला आने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद द्रोणगिरी में मेरा एडमिशन कराया। तो सबसे पहले पापा पता कर रहे थे कि आखिर विद्यालय कहाँ कहाँ है। मुझे पता था लेकिन मैं बता नहीं रहा था कि कहाँ कहाँ विद्यालय है, क्योंकि मेरा कोई मन नहीं था हॉस्टल में रहने का, बहुत टाइम हो गया था। तो तभी पापा ने भाई साहब के पिताजी से बात की तो उनने भाई साहब का नंबर दिया, लेकिन उनने बोला था कि केसी जैन माँ साहब से बात करा देना उनकी। तो माँ साहब से बात कराई। फिर मैं द्रोणगिरी सिद्धायतन में जब विद्वानों का शिविर चल रहा था, वहाँ संगोष्ठी चल रही थी, तब मैं भाई साहब से मिलने गया था। और वहाँ उन्होंने बोला कि यहाँ पर क्या करते थे तुम द्रोणगिरी में। तो सामने एक खिड़की फूटी हुई थी, कांच फूटा हुआ था। बोल रहे ये तुम्हारी उद्दंडता होगी जो तुम ये तोड़ फोड़ करते रहते होगे संस्था में, इस प्रकार बोला। और मेरी मार्कशीट सौरभ जी के हाथ में देके बोला कि ठीक है मैं बताता हूँ अभी। फिर मैं वहाँ से आ गया। कुछ दिन बाद भाई साहब का फ़ोन आया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है और 28 जून को यहाँ आना है। मन तो बिल्कुल नहीं था और मैंने बोला था कि मैं माहौल देख के आता हूँ मम्मी। तो ना मम्मी को लाया ना पापा को लाया, कुछ भाई लोगों के साथ, प्रासुक जी, मोहित जी, ये लोग सब वहीं पे मिल गए थे। तो वहीं से मैं जब यहाँ पे आया तो पहले दिन भाई सब लोगों से मिला तो बड़े मुस्कुरा के मुझे भेज दिया कि जाओ रूम में बैठो, और एक फॉर्म फिल कर आया और बस। उसके बाद मैं धीरे धीरे यहाँ पे सबके साथ एडजस्ट करने लगा, क्योंकि मुझे ऐसे नए नए लोगों से मिलना, फिर जान पहचान, फिर नाम याद होना धीरे धीरे। लेकिन कुछ पुराने भाइयों के जो मेरे साथ कुछ 10 साल रहे हैं, कुछ 9 साल रहे हैं, ऐसे मेरे द्रोणगिरी के साथी अभिषेक जी और मेरे क्लास में देवांशु, राहुल, ये सब मेरे साथ करीब 5 साल से मेरे साथ में रहे हैं। तो मैं इनके साथ थोड़ा घुल मिलते गया और धीरे धीरे धार्मिक पढ़ाई में रुचि हो गई थी मेरी द्रोणगिरी में। तो मैं यहाँ पे आके कनिष्ठ वरिष्ठ हमेशा मैं पढ़ाई में सबसे आगे रहता था। तो मुझे ऐसे कोई फील नहीं हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करते जा रहा हूँ, लेकिन बस पढ़ते गया और कुछ सीखते गया हमेशा। और अभी इस साल मुझे जो फील हो रहा है कि आगे 5 साल में मैंने क्या किया है, तो जो भी
मेरे अंदर, क्योंकि बचपन में शुद्धा सा आदमी था, मुझे कोई ऐसे नहीं लगता था कि मैं कहीं रह पाऊँगा किसी के साथ। मतलब एक क्या कहूँ, कोई भी पीट जाए, कोई भी मार जाए, ना गाली आती मेरे मुंह पे ना कुछ, तो सीधा था। तो सीधे ही रखने के लिए मुझे हॉस्टल में पढ़ाया मेरी मम्मी पापा ने। तो मेरे माता पिता का बहुत बहुत आभार है मुझ पे। और आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब, जिन्होंने ये संस्था का निर्माण किया, और उनकी ऐसी भावनाओं की बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब, एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं भी रहो एक फैमिली ज़रूर ढूंढ लो। मैं यहाँ पे रहा, मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन फैमिलियाँ मिली। आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब के यहाँ मैं कनिष्ठ से ही ऐसे रहता था जैसे अपना घर है। तो शान शौकत से रहा हूँ 500 साल। नेहा भाभी, मानसी भाभी, अर्चना भाभी का बहुत स्नेह रहा मेरे साथ, और शायद बहुत लाड़ प्यार से मैं यहाँ पे रहा हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, हमेशा लगता था मैं कहाँ हूँ, अपने घर पे बैठा हूँ, और कोई टेंशन वेंशन नहीं होती थी। और सारे दोस्त, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, सबका बहुत स्नेह मेरे ऊपर रहा है। मैं अंत में अपनी प्रेरणाएं जो मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं, मैं लिख के लाया हूं, क्योंकि कुछ भूल ना जाऊं। अनुजों को प्रेरणा जो मैं ले चुका हूं या आगे धारण करने वाला हूं, और आपके लिए तो जो मैंने इन 5 वर्षों में जो अनुभव है, उसके आधार पर मैं अपने अनुजों भाइयों को प्रेरणा देता हूं कि यहाँ रहकर आप अध्ययन, मनन और चिंतन को निरंतर बनाए रखें। अध्ययन तो करते हो आप, लेकिन मनन और चिंतन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आप जो लाइफ जीते हो उसमें मनन चिंतन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उससे आपके मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है आलस्य। तो आलस को छोड़ देना चाहिए। कोई प्रेरणा देता है कि आलस करते रहो, आराम से कनिष्ठ वरिष्ठ पढ़ो, फिर तो आराम से डले रहो, तो ऐसा कोई सीख नहीं लेनी है। यहाँ हम आगम शास्त्री बनने आए हैं, और निरंतर हमारा अध्ययन, एक विद्वत्ता का निखार आना चाहिए हमारे अंदर। उसके लिए निरंतर सतत प्रयास करना चाहिए। उसके बाद यहाँ बल से किसी को सम्मान नहीं मिलता है, यहाँ बल से किसी को सम्मान नहीं मिलता है। यहाँ तो सम्मान होता है ज्ञान का। तो जो ज्ञानी है यहाँ, उसको ही सम्मान प्राप्त होता है। देख लेना आप कि कोई भी अच्छा क्लास का हट्टा कट्टा व्यक्ति हो, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है तो कोई पूछने भी नहीं आता उसके पास। लेकिन उसके पास ज्ञान है तो आता है, अरे इसके बारे में बता दो भैया, मुझे तो ये तो बता दो। ऐसे पूछते हुए वो आपके पास आता है, आपका सम्मान करता है। इस जीवन काल में कभी भी ऐसे कार्य ना करें जिससे देवशास्त्र गुरु, संस्था, माता पिता, गृह नगर आदि की प्रतिष्ठा भंग हो। कि गर्व होना चाहिए आपके नाम से कि मेरी मम्मी कहीं किसी फंक्शन वगैरह में जाती हैं तो उनको गर्व होता है कि मेरा बेटा ऐसी फालतू वस्तुएं कि बाहर का फालतू खाना पीना या कंदमूल आदि खाना, ये अवक्ष चीज़ों का मैं त्याग करता हूँ, मौन से भोजन करता हूँ। मैं बचपन से ही आदत डाली 6वीं क्लास से, जब मैं द्रोणगिरी गया था, कि मौन से खाना खाना है। तो उसमें भी काफ़ी कुशल रहा मैं, अभी तक मौन से ही खा रहा हूँ, 10 साल हो गए हैं। यहाँ की जो भी एक्टिविटी होती हैं वे आपको सक्रिय बनाने के लिए होती हैं। तो अतः आप अपना संपूर्ण विकास करना चाहते हैं तो यहाँ की प्रत्येक एक्टिविटी में एक्टिव रहें। आप क्या होते हैं, अरे जाना है चलते जाओ, तो क्या होगा, आप जब फाइनल में आओगे तब फील होगा कि आप जो पकड़ना चाह रहा है, जो प्रवचन हो रहा है, उसको जो पकड़ है कि आपने जो पूरा ज्ञान ले लिया है 5 साल का, उस सबको निचोड़ कर उस प्रवचन में से आपको क्या ग्रहण करना है वो आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए अभी से आप सतर्क रहें, जो एक्टिविटी हो रही है उसमें पूरा एक्टिव रहें, क्योंकि यहाँ जो प्रतियोगिता होती हैं वो आपके निखार के लिए होती हैं। आप ये मत सोचो कि अरे मेरा नंबर नहीं लगना है, ये वो। जो आप वहाँ तैयारी करते हो वो आपके जो प्रिपरेशन होती है दिमाग में, वो हमेशा आपके लिए क्या आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है कि तुम ये कर सकते हो, कर सकते हो और कर सकते हो। गलती निकालना तो आसान होता है, किसी भी चीज़ की हो आप गलती आसानी से निकाल लेते हो, लेकिन गलती निकालते समय एक बात याद रखना, आपके मन में अगर सुधार की भावना है तो आपका गलती निकालना भी क्या है, सार्थक है। कि आप चाहते हो कि वो सुधर जाए तो आप गलती निकालो। अगर लेकिन सुधार नहीं चाहिए, लेकिन बस नीचा दिखाने के लिए गलती निकाल रहे हो, तो आपसे तुच्छ आदमी
कहीं हो नहीं सकता है। इसलिए गलती जब भी निकालो किसी के सुधार के लिए निकालो। अंत में झूठे शौक़ों को ना पालें। धूम्रपान जो आपके सेहत के लिए बहुत हानिकारक वस्तुएं हैं, बहुत पहनना ओढ़ना ऐसी चीज़ें, ऐसे झूठे शौक़ों को कभी नहीं पालना। आपका जीवन सादा जीवन और उच्च विचार वाला होना चाहिए। आप ऐसे कार्य ना करें जिससे इस प्रांगण का मैं संकल्प लेता हूँ आज भाई सबके सामने, ऐसे कार्य नहीं करूँगा जिससे इस संस्था का किसी प्रकार से कोई दाग धब्बा आ जाए, कि मेरे नाम से जाना जाए कि मोक्ष आश्रम ऐसा है। मैं सतत प्रयास करूँगा कि मेरे नाम से ये जाना जाना चाहिए कि ये मोक्ष आश्रम का एक उज्ज्वल विद्यार्थी है। मैं इस प्रकार संकल्प लेता हूँ। और जिस भावना से जो अपन हमेशा बोलते हैं आत्मानुभूति और तत्व विचार, इनकी परंपरा में निरंतर बनाए रखूँगा। और आपके द्वारा जो दिए गए कुछ नियम थे कि जीवन में कंदमूल का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, देव शास्त्र गुरु के आगे ही नमना, अन्य किसी के सामने नमना नहीं, और ऐसी मिथ्या मान्यताएं नहीं पालूंगा जिनसे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भंग हो। क्योंकि हम जैन हैं, हमारे लिए देव शास्त्र और गुरु अरहंत देव हमारे परम पिता हैं, माँ जन्माणी परम माता है, उनके सम्मान पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। उसकी सतत प्रभावना बनाने का मैं आज संकल्प लेता हूँ कि जहाँ जैसे अवसर मिलेगा मैं तत्व का प्रचार करूँगा। इस प्रकार की भावना से मैं विराम लेता हूँ। जय जिनेंद्र। एक बार पुनः निवेदन है सभी बड़े भाइयों के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। यहाँ पे अभी हमने सबके अनुभव सुने। अब अंत में जो हम कल हमारे छोटे भाइयों की वीडियो नहीं देख पाए थे उसको यहाँ पे चलाना चाहते हैं। इससे कम रखना वास्ता तू
ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो।